कमरे में एसी नहीं है, कितनी भी गर्मी होती है, मेरा पंखा इस तरह से चलता है, ये नहीं इस तरह चलता हो। देखो, मैं 1 माह साइकिल से चलूंगा। मैं कोरोना नामक शत्रु मेरे प्यारे भारत ही नहीं, जब तक विश्व से नष्ट नहीं होगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। हमेशा ये कहा जाता है कि गुप्ता जी की मूंछों पे जो दाव है वो बरकरार रहना चाहिए। टाइट वैसे ही रहती है, लेकिन जनता प्रसन्न है, उनका भाव था। ये सीट जीतने आया हूँ, योगी सरकार का सिपाही हूँ, और माननीय योगी जी ने कहा है, जाओ महेश उस नवलगढ़ को कमलगढ़ करके आना। तो मैंने, मेरे मन में विश्वास था, कार्यकर्ता में जोश और जज्बा भरा, वो आज सीट हमारी जीत गई। अच्छा सोचो, अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। किसी भी जमाने में मुस्लिम भाई इतने मालदार नहीं हुए जितना अब सुख संपन्न इस भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी के राज में। आपने विधायक, सांसद, मंत्रियों के इंटरव्यू हमारे साथ बहुत देखे हों, पर आज हम उत्तर प्रदेश की उस शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो एक किसान जीवन से लेकर मंत्री पद के सफर तक को तय करता है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में बैठता है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए नए पुरजोर तरीके से नए आयाम, बहुआयाम स्थापित करता है, अपनी विधानसभा को विकसित करता है, साथ ही साथ प्रदेश को एक नया चेहरा और एक नए आईने से रूबरू करवाता है। मेरे साथ मौजूद है बदायूं विधानसभा से विधायक, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, महेश गुप्ता जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार, हरि बोल। अब चूंकि हरि बोल का जिक्र हुआ और आप भी हमेशा ये कहते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। इस सफर की जो एक शुरुआत हुई, एक कैसे एक किसान का बेटा, एक व्यवसायी उत्तर प्रदेश के इतने बड़े पद पर आसीन होता है, ये एक जो प्रेरणा स्वरूप रहा, ये कैसे आपके मन में, जहन में आया? शुरुआत मेरी मैं बचपन से संघ में, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाता था जी। बाद में मैं मुख्य शिक्षक बना और अपने संघ की जो जिम्मेदारी आई वो भी निभाई। मेरे कपड़े का व्यवसाय होता था, किसानी हमारे घर में थी, तो मैंने हल भी चलाया है, नराई की है, और मेरे खेत का नाम एक चांदवारी खेत नाम था। मैं वहाँ नराई कर कर अपने सिर पर घास की गठरी लेकर और पीछे सटकी लगा के, यानी लाठी लगाकर मैं घर को भी आता था, और मैंने पूरी अपनी किसानी भी की है और फिर कपड़े का बिजनेस भी किया है। मैं जुनावी, जो मेरे धैगवा से 16 किलोमीटर दूर है, मैं शनिवार के दिन 16 किलोमीटर साइकिल से जाता था और वापस ही शाम को 16 किलोमीटर वापस आता था। तो चूंकि मेरे मन में ये भाव रहता था बचपन से ही, कोई भी त्याग, तपस्या, मेहनत बेकार नहीं जाती है, तो मैं उस भाव से फिर अपने पार्टी में मुझे मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। मैं सन 86 में, 84 में मंडल अध्यक्ष बना, फिर जिले का मंत्री बना, पंचायत प्रकोष्ठ, फिर लोकसभा विधानसभा संयोजक, फिर लोकसभा संयोजक, इस प्रकार से विभिन्न मैंने दायित्व निभाए। और फिर 1996 में माननीय मुलायम सिंह जी के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा, और वो भी चूंकि पहले पार्टी ने किसी और को प्रत्याशी बनाया था, और उसके बाद माननीय मुलायम सिंह जी की घोषणा हुई कि भाई यहाँ से सहसवाल विधानसभा क्षेत्र से माननीय मुलायम सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो नहीं आए। माननीय प्रदेश के अध्यक्ष कलराज मिश्रा जी थे, उन्होंने मुझसे कहा भाई और महेश जी को बुलाओ, वो अपने स्वयंसेवक हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने मुझसे कहा भाई महेश जी, तुमको मुलायम सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ना है। मैंने कहा पार्टी का सिपाही हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ, पार्टी कहेगी पहाड़ पर चढ़ जाओ तो चढ़ जाऊंगा, पार्टी कहेगी कूद जाओ तो बगैर सोचे कूद जाऊंगा। और उस समय मेरा चुनाव उनसे बहुत अच्छा चुनाव हुआ। मुझ पर काफ़ी ये दबाव भी बना कि भाई चुनाव मत लड़िए, लेकिन मैंने कहा नहीं, पार्टी ने जो भरोसा किया है, क्योंकि मेरी डायरी में धोखा शब्द है नहीं, पार्टी ने जो भरोसा किया है तो उसे कायम रखूंगा। और मैं चुनाव लड़ा उस समय 96 में, और 27,211 वोट उस समय मुझे मिले थे। अब चूंकि आप जिक्र कर रहे थे अपने राजनीतिक सफर का, क्योंकि बदायूं की अगर बात करें, जब बदायूं के अंदर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहां लोगों से हाल जानते हैं, तो केवल बदायूं विधानसभा ही नहीं, बदायूं क्षेत्र की जितनी विधानसभा हैं वहां आपकी चर्चा होती है। चर्चा होती है आपकी शख्सियत की, आपकी अकलियत की और आपकी ईमानदारी।
तो ये जो एक ईमानदारी का जो एक जिक्र है, जो आज हम बात करें, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब एक नेता, जब एक छोटे से परिवेश से आके नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो अलग ही एक संपत्ति उनके पास हो जाती है। पर आपकी जो एक अक़लियत है, एक शख्सियत दमदार है, जो हमेशा कुछ देने की भावना रखती हैं और जिसका हमेशा जिक्र भी करते हैं, चाहे मंत्री हों प्रदेश सरकार के, चाहे मुख्यमंत्री हों, वो ये मानते हैं कि हाँ, एक अगर ईमानदार छवि का कोई पूरे बदायूं में नेता है तो उसमें जिक्र आपका सबसे ऊपर होता है। तो कैसे ये छवि आपने? सबसे पहले जब मेरे मन में एक भाव आया, जी। भाव क्या, मैं एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी की एक आपने जीवनी पढ़ रहा था, जी तो मन में भाव था कि वास्तव में हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जिसका हर चीज़ समर्पण और हर चीज़ पारदर्शी होनी चाहिए। तो आज भी मेरे अपने रूम में, कमरे में जी लाल बहादुर शास्त्री का चित्र लगा हुआ है। जी उनसे मेरे मन में ये सीख आई, ये भाव आया। और मैं एक बार हमारे संघ की जो बैठक थी, जी हमारे जिला प्रचारक उस समय माननीय हरिशंकर जी थे। हरिशंकर जी कह रहे थे, हमारे संघ के स्वयंसेवक जहाँ भी होते हैं अपनी पहचान बनाते हैं। जी अगर कोई स्कूल में हमारे शिक्षक जाते हैं तो वो समय का पालन करते हैं। डॉक्टर हैं, वो बाकायदा पूरा ईश्वरीय कार्य करते हैं। हमारे राजनीतिक उस समय हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अडवाणी जी थे, ऐसे हमारे नेताओं के नाम बताए जाते थे। जी तो उस समय हमारे मन में भाव आता था, जैसे मैं कहता हूँ कि तुम कहते हो कलयुग और मैं कहता हूँ सत्युग, हृदय में सत्य वो चीज़ होने लगती है। उस समय हमारे मन में भाव आता था, अगर हम भी राजनीति में आए तो इसी तरह से ईमानदारी से कार्य करेंगे। तो इसी कृपा से फिर मुझे ये सब चीज़ मिली, तो मैं तभी से मेरे ये मन में भाव आया। आज हमारे माननीय मोदी जी हैं, जिस प्रकार से उनकी त्याग तपस्या और कार्य कर रहे हैं, उससे हम प्रेरित हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमको गर्व होता है उन पर, उनके कार्य प्रणाली पर, उनके त्याग पर, उनकी तपस्या पर, उनकी ईमानदारी से। तो ये हमें सब चीज़ें सीख में मिलती हैं। और ये भी मैं जानता हूँ कि रहना कुछ है नहीं, जाना सब कुछ है ही है। जब रहना कुछ है ही नहीं है, केवल एक चर्चा रहनी है। इसलिए किसी ने कहा है कि जब हम पैदा हुए हम रोए, जगह सा घर में ढोलक बजी थी, बच्चा लड़का पैदा हुआ है। तो जब हम पैदा हुए हम रोए जग सा, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए। बहुत यही भावना के तहत मेरा कार्य अच्छा हुआ है। मंत्री जी, जब आप मंत्री पद पर रहे तो बहुत से लोग ये याद करते हैं कि आपके कार्यकाल में काफ़ी चीज़ें नहीं, लेकिन एक सवाल हमेशा लोगों के जहन में रहता है, मैं कार्यकाल पर बाद में जाऊंगा, लेकिन ये सवाल लोगों के जहन में रहता है कि आज भी आप उम्र के उस फेज में हैं जहां आपके अंदर इतनी शारीरिक रूप से इतनी एक्टिवनेस रहती है, इतनी क्षमता रहती है कार्य करने की, कार्य कुशलता, निपुणता, सब चीज आपके अंदर बिल्कुल पूर्ण रूप से सराबोर है। तो इसका आखिरकार राज क्या है, ये कि मतलब एक तो इतनी एक्टिवनेस एक तो मेरा मंत्र है, जी अच्छा सोचो हाँ अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। जी और एक, जब हम कथनी करनी में अंतर नहीं होता है तो फिर बाणी में दम होता है। तो मेरे अंदर ये होता है, मैं अपनी वाइब्रेशन लोगों को अच्छा देता हूँ, उनके बारे में अच्छा सोचता हूँ, अपने देश के बारे में अच्छा सोचता हूँ, अपने मुख्यमंत्री जी हमारे जो भी हमारे यहाँ नेतृत्व है उन सब के बारे में अच्छा सोचता हूँ। तो मेरे अंदर भी वाइब्रेशन अच्छी आती है। आज मेरी उम्र 68 वर्ष में मैं चल रहा हूँ, बिल्कुल और मैं अगर मुझसे कोई कहे 5 किलोमीटर चलना है तो इसी स्पीड से मैं चल दूंगा। जी 5 मंजिल हो तो इसी कूदते हुए चला जाऊंगा, जी क्योंकि मैं, मेरा भाव अच्छा सोचने का है। मेरे बच्चे, सामने बच्चे आते हैं उनको सोचता हूँ कि बच्चे फले फूलें, सामने वाले लोग होते हैं। चूंकि एक बात और भी है, मैं अपनी जो पूजा करता हूँ, मेरी 2 मिनट की पूजा होती है। उस पूजा में जब मैं हरि बोल महाराज होते हैं, हरि बोल को भी इसलिए स्मरण करता हूँ, उन्होंने 35-36 किलोमीटर लंबा बांध बगैर सरकारी सहायता के जो इलाका तबाह होता था उसको उन्होंने आबाद किया। तो ऐसे संत के प्रति, ऐसे दिव्य पुरुष के प्रति, ऐसे ईश्वरीय व्यक्ति के प्रति भावना होती है। तो मैं उनके सामने जब पहुंचता हूं तो मैं कहता हूं, हे हरि बोल महाराज, मेरी कोई बात नहीं, मैं फटा पुराना, भूखा प्यासा, त्याग तपस्या, ईमानदारी सच्चाई में मुस्कुराते हुए गुजर कर लूंगा, लेकिन मेरे लोग ये फलें फूलें तरक्की करें, इनके घरों में खुशहाली हो, खेत हो तो हरियाली हो, ये प्रसन्न होंगे। इनके बीच में मैं बैठ जाऊंगा और 3 बार अपना संग बजा देता हूं। फिर मुझे ना तो कोई ब्लड प्रेशर है, ना कोई बीमारी है, अपना मस्त रहता हूं और व्यस्त रहता हूं। ये मेरा भाव है। बिल्कुल। जब एक विकास की बात आती है और बदायूं के विकास की बात आती है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बात आती है, आप चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, बदायूं के लिए आपने काफ़ी योजना पटल पर लाई। ऐसी बहुत सी योजना थी जो आप पटल पर लाए, और ऐसी क्या कुछ चीज़ें थी जो आपको लगता है आज भी
अधूरी और मुझे उसको पूरा करना ही करना है, बताइए। एक तो हमने अपने यहाँ सीवर लाइन अपनी जो स्वीकृत कराई, उसमें लगभग 400 करोड़ मंजूर हुए और उसकी शुरुआत हो गई। अभी एसटीपी का जो प्लांट है उसका चालू हो गया है। हमारा जो बाईपास बना हुआ था उसमें सोत नदी पे पुल मंजूर नहीं था, तो उसमें सब झूठ झंकर हो गए थे और उस समय हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा उसमें सहायता दी और वो पुल भी मंजूर हुआ और आज बाईपास वो फटाफट दौड़ रहा है, मतलब बहुत अच्छी तरह से हो गया है। और हमारा जो मेडिकल कॉलेज था वो भी बंद सा ही पड़ा था, तो उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में राशि उसके लिए दी। आज हमारा मेडिकल कॉलेज भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो जितनी भी कोई योजनाएं आती थी मैं उनको प्रैक्टिकली ज़मीन पर लाकर करना चाहता था और वो ही मेरा भाव रहा। उसी वजह से आज हमारे बदायूं में अगर हम कह सकते हैं तो महाराणा प्रताप चौक दिखता है, लक्ष्मीबाई चौक दिखता है, हमारे सरदार भगत सिंह, उन लोगों के जो इसके जो संगठन है उन सबको सहयोग में लेते हुए ऐसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक है, कई चौक ऐसे हैं जो आज भी वहाँ पर बने हुए हैं। क्योंकि आप दशकों की राजनीति आपने देखी, आपने राजनीति के उतार चढ़ाव देखे, किस तरीके से एक पराक्रम होता है वो आपने देखा और किस तरीके से उत्कृष्टता होती है वो भी आपने देखी। तो राजनीति में ऐसे क्या मुख्य चैलेंजेस रहे आपके सामने जो आपको लगता है कि उनकी वजह से कुछ चीज़ें असंभव भी थी लेकिन फिर भी आपने पूर्णतः प्रयास करके चीज़ें संभव करी? है क्या, जब मैं कहता हूँ किसी कथनी करनी में अंतर नहीं होता तो वाणी में दम होता है। और अंदर ईश्वर को याद करते हुए और अहम ना, मतलब उसमें अहम नहीं हो, जिसमें घमंड ना हो और आप अपने कार्य करिए, वो कार्य जरूर होगा। मैं उदाहरण के लिए सुनाता हूँ। मान लीजिए मैं राजस्थान में मेरी ड्यूटी लगी, राजस्थान में जिला झुंझुनू नवलगढ़ सीट जो आज तक के इतिहास में जीती नहीं थी। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो भाग्य जो पार्टी के पता, चूंकि लगातार वो सीट हार रहे थे तो थोड़ा कार्यकर्ताओं का मनोबल भी वैसा होता है, तो उन्होंने कहा जो संबोधन में बोल रहे थे उन्हें, कुछ नहीं, हमको संघर्ष करना है, संघर्ष करना है। मैं वहाँ पर बैठा हूँ, मैंने कुछ नहीं, संघर्ष नहीं, ये सीट जीतने आया हूँ, योगी सरकार का सिपाही हूँ। और माननीय योगी जी ने कहा जाओ महेश उस नवलगढ़ को कमलगढ़ करके आना, तो मैंने, मेरे मन में विश्वास था, कार्यकर्ताओं में जोश और जज्बा भरा, वो आज सीट हमारी जीत गई और लोग वहाँ कमलगढ़ कहने लगे। कहने का भाव ये है वो हमारी सीट अभी मेरी ड्यूटी लगाई थी कहाँ, कुंदर की। कुंदर की में 62% 63% मुस्लिम भाई हैं, वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी और मैं लगा और लग के मैंने मुस्लिम भाइयों का, मैं सुनो, एक नंबर सलमान का ज्यादा है, एक नंबर श्यामलाल का कम है। नौकरी किसको मिलती है बताओ? सलमान को मिलती है, नहीं मिलती है? मिलती है। बताओ किसी से कोई पैसा जाता है? और तुम्हारे लिए मकान मिले, जो भी उनको सुविधाएं बगैर भेदभाव के सब चीज मिल रही है। और मतलब उसके कहीं ना कहीं जो एक पहले की सरकारों में ये कहा जाता था कि जो चीजें भेदभाव चीजें थी, अब आपको लगता है कि वो चीजें धरातल पर नजर नहीं आ रही और लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार, हाँ, जब हमने उनको अपने मन से बताई बात, और मैंने कहा कोई बात 19-20 कोई कैद है तो बाबा ध्यान दोगे, तुम्हारी तरक्की हो रही है। अरे कांग्रेस के जमाने में, किसी भी जमाने में मुस्लिम भाई इतने मालदार नहीं हुए जितना अब सुख संपन्न इस भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी के राज में। फिर वो लोग मानते थे कि हाँ ये बात आपकी सही है, और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वो सीट की बात चल रही थी एक चीजों की अहम ना होने की और चीजों को प्रदान करने की। तो हमेशा ये कहा जाता है कि गुप्ता जी की मूंछों पे जो दाव है वो बरकरार रहना चाहिए, और जनता भी बहुत प्यार करती है और जनता विश्वास करती है आप पे, और जनता हमेशा आपकी मूंछों को ताव बरकरार रखना चाहती है, चाहे आपके जिले में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में हो। हालांकि एक जिक्र चला जहन में कि एक मिनट मूंछों के बारे में कह दूं, मैं मानिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी है 2017 में मेरे चुनाव में आए थे और उन्होंने जनता से कहा कि देखिए मैं तुम्हारे पास आया हूं केवल ये कहने, महेश गुप्ता की मूंछें ऊंची रखना ये कहने आया हूं। और जनता इतनी प्रसन्न हुई, उस समय 2017 में उन्होंने मुझे जिता दिया। अभी 2022 में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी पहुंचे थे, उन्होंने कहा मैं सुनो, मैं 5 साल पहले आया था, उस समय मैंने तुमसे कहा था कि महेश गुप्ता की मूंछें ऊंची कर देना, तुमने महेश गुप्ता की मूंछें ऊंची कर दी। अब की मैं फिर कहने आया हूं महेश गुप्ता की मूंछें ऊंची कर देना, मैं इतनी टाइट कर दूंगा कि बदमाश माफिया भी तख्ती लिए घूमेंगे। तो उनकी कृपा से फिर जनता ने
पूरा उनकी बात का भरोसा कर कर और फिर मेरी मूछें ऊंची कर दी उन्होंने। तो मतलब ये जो मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व था कि मतलब मुझे टाइट कर दूंगा तो इसको मंत्री पद से जोड़ा जा सकता है क्या? नहीं नहीं, वो ऐसी कोई उनका जी। टाइट था, मेरी टाइट वैसी ही रहती हाँ, है, लेकिन जी। जनता प्रसन्न है, उनका भाव था, जी। जो भी भाव रहा होगा जो तो वो जाना, लेकिन वास्तव में मैं आज उनके स्मरण करते हुए उस भाव में रहता हूँ। और एक बात और भी है, जो त्याग में सुख मिलता है, मेरे चेहरे पर प्रसन्नता है। कल उन्होंने कहा था कि उसमें फार्म भरा जा रहा है, उन्होंने कहा था इसमें चिन्ह पहचान क्या लिख दे, मैं लिख दो गुलाबी चेहरा। हाँ। तो कहने का भाव है, जब एक त्याग में, जो त्याग में सुख है वो किसी और में सुख नहीं है। मैं मंत्री काल में, मेरे मंत्रित्व काल में मुझे लोगों ने उपहार दिए, कई हनुमान की गदा के जैसे होते ही है। हाँ, हम उसका जिक्र कर रहे थे क्योंकि आपने समर्पण और त्याग की बात कही। हाँ। तो जब आप मंत्री पद पर रहे और विधायक रहे तो आपको उपहार मिली और उसका जिक्र होता है जब राम मंदिर का चंदा दिया गया है, राम मंदिर के लिए जो एक पैसे की जो चीज गई, तो उसमें आपने पूरे बदायूं से मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा चंदा दिया और उसकी नीलामी करने के बाद जो लोग रख लेते हैं अपने पास, जीवन भर सजो के रखते हैं, आपने उसकी नीलामी करी और उससे आपने चंदा दिया। तो ये भी बड़ा एक हमेशा प्रदेश में ये चर्चा में रहता है। जी। तो बात ये थी, जब मेरे मन में भाया राम जी। मंदिर, जो 500 वर्षों का बाबर के सेनापति मीर वाकी ने हमारी राष्ट्र की धरोहर प्रभु राम का मंदिर जो ध्वस्त किया और वो बबरक अत्याचार किए, आज निहालुद्दीन, बबरुद्दीन और अलीजान, ये सब इनके पूर्वज और हमारे पूर्वज भी सब एक ही थे। तो इस प्रकार का जो भाव था, तो आज मैं कह सकता हूँ माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय न्यायालय के उस संरक्षण में आज हमारा वो इतिहास है, पुनः वो राम मंदिर बनना है। तो मेरे मन में था कि हमें क्या दान करूं, तो मेरे मन में ये भाव आया, जो मुझे उपहार मिले हैं इन सबको मैं दान में दूंगा। कहने का मतलब है, मैंने एक राम परमात्मा सम्मेलन किया और मैंने उन सब के जो भी मुझे उपहार मिले थे और उन सब उपहारों की मैंने पूजा की और मैंने कहा, हे ईश्वर हरि बोल महाराज, जो जो अपने घर में ले जाए उनके घर में खुशहाली हो, ये मेरा भाव था। और जिस समय मैंने उनको एक सम्मेलन से रखा, एक लॉन में उनको सजाया, फिर उसकी जब बोली लगी तो उनमें 51 लाख रुपए आए। और एक घटना सुनाता हूँ जिसमें मुझे बड़ा एक लगता है, एक हमारे वहाँ के बिजनौर के थे अग्रवाल साहब, उन्होंने एक व्यक्ति, वो हनुमान जी की गदा लेकर निकल रहे थे, एक व्यक्ति हनुमान जी की गदा लेके, उनके भैया बात सुनो, ये गदा कितने रुपए की लगी? उन्हें कुछ ना मिल रहा यार, कि ये गदा बताओ सही कितनी लगी? बोले अरे ठीक है मिल जाओ। तो उन्होंने कही, फिर दोबारा कहा, अरे बताओ सही कितनी कीमत लेगा? तो उन्होंने कही, सुनो, ये हमारे महेश बाबूजी गदा है, 1 करोड़ की कीमत दी है। तो मेरे आंखों में जब उन्होंने मुझे बताया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कि लोग इतनी श्रद्धा, इतना भाव करते हैं, तो फिर मुझे उसी भाव में रहना चाहिए। जो कि हम जिक्र कर रहे थे आतंकवाद का, आप जिक्र कर रहे थे, आप जिक्र कर रहे थे प्रतिज्ञा का, और आप समर्पण और त्याग की भावना का जिक्र कर रहे थे। तो एक प्रतिज्ञा ऐसी आती है जो आपने ली थी आतंकवाद के ऊपर, फिर एक प्रतिज्ञा आती है जो आपने ली थी कोरोना के ऊपर। हाँ। तो उसका जिक्र क्या? मैं जैसे मैंने फिर कहा ना कि तुम कहते हो कलयुग और मैं कहता हूँ सत्य, हृदय में सत्य उच्ची होती है। आज तक मैंने जितनी भी प्रतिज्ञाएं की है वो ईश्वर की कृपा से लगभग पूरी हुई हैं। जैसे कोरोना का था, तो मैं जब जितना दुखी हो, बम्बई की जो घटना, अधूरी बात रह गई थी, बम्बई की जो घटना घटी जिसमें इतने लोग मारे गए, तो मैं दुखी हुआ। 30 तारीख को फिर मैंने भीषण प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे देश से आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। 6.25 साल में काफी आतंकी भी मारे गए कुदरती, और मोदी जी पे चूंकि पूरी देश की जनता ये कह रही थी अगर माननीय मोदी जी को इस देश की कुर्सी मिलेगी तो फिर हमारे देश से आतंकवाद और ये सब चीजें, हमारे देश का उज्जवल भविष्य होगा। माननीय मोदी जी का जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जीत हुई वो हुई, लेकिन जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस दिन मैंने अपने शहरवासियों के साथ अन्न ग्रहण किया। दूसरी प्रतिज्ञा, चूंकि कोरोना काल में एक से एक युवा लोग जा रहे थे, मेरे नाती विश्वप्रिय, मेरे बेटे का नाम विश्वजीत है और उसके बेटे का नाम यानी मेरे नाती का नाम विश्वप्रिय है। उसका जन्मदिन था 26 अप्रैल 2021 को, 1 वर्ष का हो गया था। मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे कहा 24 अप्रैल के लिए कि परसों कैसे कार्यक्रम मनाओगे, मतलब अच्छे ढंग से सजाना भजाना। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता दुखी तो जनप्रतिनिधि दुखी होना चाहिए, जनता सुखी तो जनप्रतिनिधि सुखी होना चाहिए। सब लोग हाहाकार मच रहा है, एक से एक युवा लोग जा रहे हैं और हम उसका धूमधाम से मनाएं तो ये ठीक नहीं। जाओ, अब मैं 26 अप्रैल को उसका जन्मदिन इस रूप में मनाऊंगा। ये कोरोना नामक शत्रु मेरे प्यारे भारत ही नहीं, जब तक विश्व से नष्ट नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और मेरे भाइयों, 27 तारीख को अखबार में आई थी, आज से 100 कोरोना संक्रमण कम हुए। जब कोरोना खत्म हुआ तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी हमारे बदायूं आए, कार्यकर्ताओं ने कहा
कि अब मंत्री जी के लिए भोजन करा दो, उन्होंने कहा नहीं। तो उस समय फिर एक प्रतिज्ञा हुई, उसी समय अन्न ग्रहण नहीं किया मैंने। मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तब फिर मैं अन्न ग्रहण करूंगा। माने मोदी जी देश का भविष्य, और जिनकी वजह से मैं कह सकता हूं कि जैसे मैं उनके बारे में ये कह सकता हूं, जैसे ये हमारा शरीर है, इस शरीर में ऐसा अगर आत्मा निकाल दो तो ये शरीर क्या रह जाएगा? मट्टी। तो इसलिए शरीर को जिंदा रखने के लिए आत्मा जरूरी है। ऐसे ही हमारे देश को जिंदा रखने के लिए, देश का उज्जवल भविष्य के लिए मोदी जरूरी है। फिर दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मैंने 10 अगस्त को एक कार्यक्रम अपने बदायूं में किया। उस 10 अगस्त में मैंने 5:45 से कार्यकर्ताओं को, प्रत्येक कार्यकर्ता को दीवाल घड़ी दी और प्रत्येक को सम्मान किया। और लगभग मैंने काफी लोगों को फिर साथ मैंने भी उस दिन अन्न ग्रहण किया। तो ऐसा मेरा भाव रहता है। लोगों का प्यार है, आपके अंदर विश्वास है कि मतलब हाँ हमारी जो बात है वो, अगर हम विधानसभा से आ रहे हैं, और खाली बदायूं विधानसभा ही नहीं, आप आते हैं सहसवान विधानसभा के देगमा क्षेत्र से, और देगमा के लोगों का संकल्प था कि देगमा को कुछ मिले। आपने पूरा प्रयास करा। आज देगमा नगर पंचायत है, इसके लिए आपके जो प्रयास थे वो वाकई मतलब काबिल तारीफ थे, और लोग लिखते हैं, लोग इस चीज को मानते हैं। तो जो आपका प्यार है उसके बारे में आप मतलब। अब जैसे प्यार क्या है, मैं कहता हूँ जैसे आदमी जाति की बात करता है, जबकि जातिवाद नहीं होना चाहिए। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा जो ब्लॉक देगमा ब्लॉक है, देगमा ब्लॉक में 80 बीटीसी थे। 80 में अकेला एक गुप्ता, बनिया एक, और 80 में 39 यादव, 21 मुस्लिम, 13 एससी, और 7 रह गए, एक बनिया, एक ब्राह्मण, एक ठाकुर, एक पाल, एक कश्यप, एक मौर्य और एक खागी खड़गवंशी। उसमें हम लगातार जीतते हैं और कोई भी हमसे एक पैसा नहीं लेता। तो ये जब उनका प्यार मिलता है और उनको लगता है हमारा नेता भी हृदय से चाह रहा है, मैं उन्हें पूजा में अच्छा मानता हूँ, तो कौन हमसे पैसा ले। लेकिन बरकरार हम लगातार जीतते हैं। वहाँ पर हमारा बालक सुभाष गुप्ता, फिर उनकी पत्नी नीलम गुप्ता, इस प्रकार से। तो मैं कह सकता हूँ पहले हमको अपने हृदय में पवित्रता लानी चाहिए, तो सामने से भी फिर उम्मीद हो जाती है। तो ये आपके सबकी कृपा से ये भाव चल रहा है। तो आगे कुछ मतलब ये भी माना जाए, क्योंकि आपका जो वर्चस्व है, आपका जो प्यार है, वो केवल आप बदायूं या सहसवान तक सीमित नहीं है, पूरे जिले में प्रख्यात है। तो क्या लोकसभा में भी आपका नाम चर्चा में आना चाहिए? मैं तो जी इसी से संतुष्ट हूँ जी, क्योंकि संतुष्टि बहुत अच्छी चीज होती है। और फिर पार्टी का सिपाही हूँ, बिल्कुल पार्टी का सिपाही हूँ। पीछे में मंत्री था, लेकिन लोगों को उम्मीद होती है ना, लोग हाँ, अपना नेता के रूप में देखते हैं कि मैं महेश इस जी को प्रकार हमारे का सांसद के रूप में आना चाहिए। उसके बारे में क्या? क्योंकि हाँ, एक जिक्र जरूर मैं लाऊंगा इस चीज का। और क्योंकि आप एक ऐसे जननेता हैं जो पार्टी के लिए तो कार्य करते हैं, लेकिन जनता के लिए सर्वोपरि कार्य करते हैं। आपने एक लेटर लिखा था मुख्यमंत्री को, और वो काफी चर्चा में रहा कि बदायूं के विकास हेतु जरूरत है सोचने की, बदायूं के विकास कार्य करने की, क्योंकि उससे पहले समाजवादी सरकार ने कुछ ऐसे कार्य करे हैं जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी वहाँ कार्य करने की बेहद जरूरत है। हाँ, और क्योंकि 2019 का उस समय लोकसभा चुनाव भी था, हाँ, तो मतलब लोग काफी उसमें वो थे कि हाँ हमारा विधायक अगर इस तरीके से लिख सकता मैंने है अपने हाँ, मुख्यमंत्री मैंने को, माननीय तो- मुख्यमंत्री जी लिखा था जी और उस समय वो लेटर चर्चा में कर दिया हाँ। है। लेकिन मैंने लिखा था जी कि धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से सांसद रहे हैं, उस समय थे वो, जी तो इन्होंने कुछ कार्य किए हैं, जी, हम इनसे अच्छे कार्य करेंगे और तब हमारा आगे की लोकसभा सीट जीतेगी। बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री तुरंत, जो मैं बाईपास की जिक्र कर रहा था, झूठ झंकर थे, बंद पड़ा था है, और उन्होंने तुरंत उसको पैसा मंजूर किया और हमारा बाईपास तुरंत हुआ। मेडिकल कॉलेज की जिक्र किया, उन्होंने मेडिकल कॉलेज को पैसा दिया और मेडिकल कॉलेज भी बहुत अच्छा हो गया, हमारा बाईपास बन गया और वहां से हमारी सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी थी। तो हम अपने जो आपका विजन होता है, जो आप दूरदर्शी सोचते हैं, वो वाकई काबिल तारीफ होता है। लेकिन एक चर्चा का विषय आज बना हुआ है बदायूं की राजनीति में। एक विधायक का नाम आ रहा है, उनके ऊपर काफी आरोप लग रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? वो कितना ऐसा है, तार्किक और कभी कितना- कभार जी, क्या होता है, जी बहुत जल्दी कोई तरक्की कर जाए जी तो कुछ लोग उससे द्वेष भी मानते लगते हैं। अब विधायक जी जो हरीश साकी जी का नाम आ रहा है, तो उसमें है क्या, अभी वो विधायक बने, अभी पहले कार्यकर्ता रूम आए, फिर जिला अध्यक्ष बने, विधायक बन गए, तो कुछ द्वेष बस, आप जानते हो 10 तरह के लोग होते हैं। तो इस तरह से अब कुछ लोगों ने लगाया है, लेकिन माननीय न्यायालय में है और न्यायालय जैसा का जो निर्णय होगा, जो भी होगा, वो तो फिर सब मान्य होगा। तो ये तो राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा होता है, कितने भी अच्छे कार्य कर लो, कितने भी अच्छे कार्य कर लो, तो भी लोग सब उसे अच्छा नहीं कहते। जनता अच्छा कह सकती है, लेकिन नेता उसे कम अच्छा है। हाँ, क्योंकि हाँ, आप उसमें कुछ ऐसा हो जाता है। तो इस तरह के लोग हैं
बिल्कुल। तो जब अब चूंकि एक सवाल और मैं का तो दौर हमेशा आपसे जारी ही रहेगा और सवाल कम नहीं पड़ेंगे, लेकिन हमेशा आपसे पूछने की एक झलक रहती है, एक झिझक जैसे एक बार रहती है, का चीजें रहती जी, हैं। लेकिन हाँ, आप कुछ जिक्र कर रहे थे। मैं जैसे जी मैं किस भाव पहुंच जाता हूँ। जी जैसे एक बार डीजल और पेट्रोल पे महंगाई के विरुद्ध एक कोई नेता थे, उन्होंने, मैंने पढ़ा कि वो डल पे कुछ देर के लिए बैठ गए। बिल्कुल। तो मैंने कहा कुछ देर को डल्ला पे बैठने से थोड़ी महंगाई घट जाएगी। हम्म, मैंने उसी समय कहा मैं, चाहे शादी हो चाहे कोई मीटिंग हो, मैं 1 माह साइकिल से चलूंगा। मैंने अपने गनर से कहा क्यों भाई, मैं एक वर्ष एक महीना साइकिल से चलना चाहता हूँ इसके विरोध में। बोला अरे सर जैसा आपका आदेश हो, मैं जब आप साइकिल चलोगे तो मैं 1 महीना पूरे शहर में, चाहे कोई शादी ब्याह मीटिंग होती, मैं 1 महीना पूरे साइकिल से ही चला। तो कहने का भाव है, तो उस जब हम उसका इस रूप में लेंगे तो मैं चाहता हूँ मैं जो हम बोलें वो प्रैक्टिकल करें। तो इस तरह से अपनी राजनीति और भविष्य में तो जो संगठन, जैसा अपनी सांसद जी बारे में कहा, जी संगठन जो जिम्मेदारी है, जब मैं पीछे मंत्री था, कोई बात इस समय मंत्री नहीं बना तो भी खुश हूँ। मेरा 4% क्या पार्टी सोचती है, हमारा सदस्य हमारे पार्टी का ये कार्यकर्ता है, ऐसे हम किस रूप में लें, तो मैं उस रूप में बताऊँ। और मेरे मन में भाव रहता है कि हमारे कार्यकर्ताओं में जोश और जज्बा रहेगा तो उत्साह रहेगा। अभी मेरी ड्यूटी लगाई थी वहाँ पर राजस्थान में, जींद में। जब मैं जींद में गया तो लोग कार्यकर्ता बड़ा सुस्त थे। मैंने उनसे कहा भाई मैं 450 किलोमीटर दूर से आया हूँ और तुम सुस्त हो। बोले अरे, उन्होंने हल्का सा जिक्र सुस्ती का किया। मैं नहीं, मैं चुस्ती देने आया हूँ। और मैंने कहा सुनो, तुम मैं जोश और जज्बा भरने आया हूँ। फिर उन्होंने कहा क्या रे साहब आप आए हैं एसी में भाषण दे के चले जाओ। मैं नहीं, मेरा जब चयन करता हूँ बदायूं में, जो मेरा कमरा है, कितनी भी गर्मी हो, कोई बात मेरे कमरे में एसी नहीं है। आज भी मेरे कमरे में एसी नहीं है। कितनी भी गर्मी होती है, मेरा पंखा इस तरह से चलता है, ये नहीं इस तरह चलता हो। और जाहिर सी बात है। तो हाँ, मतलब तो कहीं ना मैं, कहीं जब मेरे मन में भाव रहता है जी कि भाई मैं लगभग 4 लाख लोगों में जी मैं एक विधायक बना हूँ और उन्होंने मुझे अपना जनप्रतिनिधि नेता चुना है जी या मुखिया चुना है। तो मैं लोगों से कहता हूँ मुखिया वो होता है, लल्ला तू खा ले, लल्ली तू खा ले, बाल को सब खा लो, बच देगी तो मैं खा लूंगा। तो मेरी जनता, हर कोई एसी में नहीं सो रही, तो मैं उसमें बगैर एसी के मैं सोता हूँ। तो मैंने उनसे कहा मैं तुम जोश और जज्बा भरूंगा और आप सब मेहनत करोगे, फिर मैं तुम्हारा सम्मान करने आऊँगा। मैं फिर वहाँ के कार्यकर्ताओं में जोश, और जब पूरे जींद में कहा, और मैं कहता था, मैं वहाँ के लोगों से पूछता था बताओ योगी जी को कौन कौन चाहते हो, योगी जी को कौन कौन चाहते हो। तो लोग कहते थे, सब लोग हाथ उठाते थे। मैं कहता था सुनो, योगी जी ने कहा है जाओ महेश, हरियाणा वालों से कह दो अगर मुझे सम्मान करते हैं तो मोदी जी का मनोबल नीचा नहीं होना चाहिए, मोदी जी का मनोबल ऊंचा होना चाहिए। क्यों? पूरे विश्व की नजर अब हरियाणा पे है, हरियाणा में भाजपा जीतेगी, हमारे मोदी जी का मनोबल फिर ऊंचा होगा। उन सब लोगों ने बात मानी, अब हरियाणा में भाजपा की सरकार आई और हमारा सबका मनोबल, हमारे माननीय मोदी जी का, हमारे देश का अच्छा मनोबल सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया और मंत्री जी, आज हमारे साथ सुनो, जुड़ने- जी, आज अभी मैं फिर हरियाणा गया हूँ अभी जी, जी। 10 तारीख को, इसी 10 दिसंबर को गया वहाँ प्रत्येक अपने वहाँ जिला कार्यालय पर मैंने वहाँ सब कार्यकर्ताओं को बुलाया और प्रत्येक कार्यकर्ता को एक एक दीवार घड़ी दी और एक बदायूं का हमारा जो पेड़ा मशहूर है वो बदायूं का पेड़ा भी देकर आया हूँ। तो हमारे कार्यकर्ता प्रसन्न, हम प्रसन्न, ये है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद देखिए, धन्यवाद। अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। महेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। महेश गुप्ता जी का हमने इंटरव्यू लिया, जाना किस तरीके से एक ऐसा इंसान जो किसान परिवार से आता था, उस इंसान ने अपना जीवन तो बेहतर बनाया ही, साथ साथ अपना पूरा जीवन अपने क्षेत्रवासियों के लिए समर्पित करा। और केवल क्षेत्रवासी ही नहीं, आज संपूर्ण देशवासियों के लिए भी अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। कैमरामैन अपूर्व श्रीवास्तव के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज पर।